ऐसा होता है कि यदि मैंने हाथ में कुछ खाने के लिए लिया है, समथिंग गुलाब जामुन, आइसक्रीम और या कुछ भी ऐसा, सो पीपल स्टार्ट लुकिंग एट मी कि ये डाइटिशियन होके खुद की ये सब चीजें कैसे खा रही है, राइट? आज के स्टूडेंट्स और पुराने टाइम के स्टूडेंट्स, बहुत जमीन आसमान का दोनों के अंदर डिफरेंस है। आजकल के स्टूडेंट्स पूरी तरीके से डिजिटल एरा में हैं और उनको आई थिंक कहीं ना कहीं सिलेबस के बाहर, बुक्स के बाहर बहुत नॉलेज है। सो विटामिन ई का बेस्ट सोर्स हमें पता है सन। तो जब आपको टाइम मिले, फॉर एग्जाम्पल कार को थोड़ा दूर पार्क कर दो आपके ऑफिस से, वॉक करके जाओ, उतनी देर आपको मिला सन। ओके, सेकेंडली अगर आप योगा कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ग्राउंड, तो आउटसाइड अगर पॉसिबल है तो बाहर जाके करें, ठीक है? सो ऐसे करके अगर आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में अगर आप सन लेंगे तो ना तो उसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट होंगे, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली करके आपको विटामिन डी भी मिलता जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सेहत की टॉकशाला। और मैं हूं आपका होस्ट ऋतिक सिंह एंड आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पैनल से। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट गेस्ट, द प्रिंसिपल ऑफ आईएएस यूनिवर्सिटी एंड आल्सो द मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, डॉक्टर रीनू मैम। मैम प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। Hi Ritik, as you have already said, I am principal at IITM Department of Pharmacy और मैं वहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट हेड करती हूँ और साथ ही साथ मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2019 भी रह चुकी हूँ। बहुत खूब मैम। सो लेट्स वेलकम आवर सेकंड गेस्ट, मिसेस न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर दीप्ति भार्गवा मैम। मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello Ritik, and I'm Dr. Deepti Bhargav. I'm a homeopathic physician as well as nutritionist, and my venture name is Health Asters. And I welcome all the guests here, Reenu ma'am and Nikita. And thank you, Ritik, for giving us this opportunity. Thank you so much, ma'am. My pleasure. So, and now our final guest, Miss Yoga Guru Nikita Manduri ma'am. Ma'am, please अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay, hi Ritik and hi everyone. So I'm Nikita Mandloi. I'm a yoga coach and I'm an engineer as well. So मेरा जो स्टूडियो है उसका नाम है योगा निकिता योगा निकेतन एंड ये भोपाल में अरेरा कॉलोनी में है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो सेहत की टॉकशाला का पहला प्रश्न है रीनू मैम से। मैम आप आईएएस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी हैं एंड आप मिसेस इंडिया इंटरनेशनल भी रह चुके हैं। तो आप अपने बिजी शेड्यूल में अपनी न्यूट्रिशन एंड अपनी डाइट कैसे मैनेज करते हैं? यस ऋतिक, इट इज रियली वेरी हैक्टिक। ये क्वेश्चन बहुत रिलेट कर रहा है मेरी लाइफस्टाइल से, बिकॉज आजकल मैं इसी बात को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में भी रहती हूँ कि हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने न्यूट्रिशन, अपनी स्किन और अपनी सेहत का उस तरीके से ध्यान रखना। तो आई एम ब्लेस्ड कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर दीप्ति इज देयर। So what happened with me? Last I was COVID positive in wave 2. After that, I have gained lots of weight because of extra eating. So I try to shed down my lots of extra pounds, and इसके लिए मैंने डॉक्टर दीप्ति की हेल्प ली थी, and she gave me a very nice डाइट चार्ट एंड एवरीथिंग, जिसको फॉलो करके मैंने 2 से 3 kg पर मंथ में रिड्यूस किया। एंड अभी थोड़ा मुझे फिट फील होता है, बट इसके अलावा भी लाइक इतना बिजी शेड्यूल है, बट उसके लिए भी मैं अपने डाइट प्लान को प्रॉपरली कि कब कौन सा मील मुझे लेना है वो बिल्कुल मेरा हर डे का फिक्स होता है। जैसे जब मैं अपने वर्क प्लेस के लिए ट्रेवल करती हूँ तो इट इज ऑलमोस्ट 1 hour ट्रेवल। सो उस टाइम पे मैं अपने साथ एक डब्बा कैरी करती हूँ, आई मस्ट से। उसमें मैं कुछ फ्रूट्स और नट्स रखती हूँ जो कि मैं स्टार्ट करती हूँ घर से उसको लेना, और अपने ट्रेवल डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते मैं सारा फिनिश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, एंड अगेन इवनिंग स्नैक्स, तो अगेन 1 hour जब मैं ट्रेवल बैक करती हूँ तो इवनिंग स्नैक्स में मैं कुछ हेल्दी एक स्नैक्स जैसे मखाने वगैरह कैरी करती हूँ, जिसको मैं शाम को इवनिंग टाइम में 4 से 5 तक लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम चाहे जितने भी बिजी हो, शेड्यूल चाहे जितना भी टाइट हो, एक ऐसा कॉर्नर हम निकाल ही लेते हैं जिसमें हम अपने पसंद की चीजें, वो चीजें जो कि हमें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, वो चीजें हमें लेना है तो हम लेकर ही रहते हैं। उसके लिए आई डोंट थिंक कि मेरा शेड्यूल बिजी है
और मेरा लाइक आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं खाऊंगी नहीं तो मैं क्या करूंगी, बट लाइक आपके पास हमेशा एक कॉर्नर होता है, हमेशा एक बोलूंगी आप कितने भी बिजी हो, बट एक टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आप अपनी उस हेल्दी ईटिंग के लिए, अपने फेवरेट डिशेस के लिए, अपने फेवरेट चीजों के लिए, उन हेल्दी चीजों के लिए जो आपको लेना है। तो मैम हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप क्या एक मतलब स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट बिल्कुल नहीं है मेरी। बस मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मैं हमेशा रेगुलर बॉडी चेकअप्स पर जाती हूँ, बिकॉज नाउ आई एम क्रॉसिंग 40, तो 40 के बाद मुझे लगता है कि फीमेल्स में बहुत सारे इश्यूज लाइक उनकी हड्डियों में पेन होना और कहीं ना कहीं स्किन डलनेस या इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती हूँ अपनी हेल्थ को लेकर के। बट ईयरली जो मेरा बॉडी चेकअप होता है उसमें जिन भी न्यूट्रिएंट्स की लाइक अभी जब मैंने लास्ट टाइम बॉडी चेकअप कराया था तो उसमें विटामिन ई एंड और भी कुछ डिफिशियंसीज मुझे मिली थी, तो मैं वो डिफिशियंसी को लेकर अपने बॉडी पे वर्क करती हूँ। जैसे कैल्शियम की भी डिफिशियंसी थी, तो उन चीजों को लेकर मैं अपनी बॉडी पे वर्क करती हूँ और उनके सप्लीमेंट्स या उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुझे वो पर्टिकुलर विटामिन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मैं जरूर अपनी डाइट में ऐड करती हूँ। सेहत की डॉगशाला का अगला प्रश्न दीप्ति मैम से। मैम, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से एक न्यूट्रिशनिस्ट की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? ऋतिक, ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। आज से 12 साल पहले मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, हमने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया था अपने क्लिनिक पे, एंड देन वहां पर मेरे पास पेशेंट्स थे, वो सभी कहीं ना कहीं ओबेसिटी से होने वाले प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, पीसीओडी और महिलाओं में होने वाले अदर जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं। तो उस कैंप के दौरान मुझे ये आइडिया आया कि एक ओबेसिटी को लेके कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक होना चाहिए जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स को कवर कर सके। हम लोग सभी जानते हैं कि वेट लॉस करना एक आजकल में के टाइम में एक कॉस्मेटिक एंगल भी बन चुका है कि हमको अच्छा दिखना है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ की जो बात आती है जिसमें कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही होती है, वो मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने होम्योपैथी और अपने जो होम्योपैथी के कोर्स में जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें हमें बताई जाती है उसके साथ इस जर्नी को शुरू किया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि न्यूट्रिशन में और भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि शायद हमारे मेडिकल कैरियर में हमें उतना नहीं पता चल पाता है। तो उसके से एक स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने एक सर्टिफिकेशन का भी कोर्स किया है और उसके बाद से हम लोगों को मदद करते जा रहे हैं एंड प्राउडली से कि अभी तक के कैरियर में मैं मोर देन 6,000 पीपल जो है उनको मैं ट्रीट कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनके रिजल्ट्स हैं अभी तक, जिसमें कि डायबिटीज, पीसीओडी, जैसा मैम ने बताया कैल्शियम की कमी, एक ओवरऑल हेल्थ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसी तरीके से हम लोग हमारे प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से जो है स्टार्ट हुई एंड आप देख रहे हैं कि अभी सभी लोग मुझे ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से जानते हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर मुझे ज्यादा कंसीडर अभी नहीं किया जाता, बट जब हमारे प्रोग्राम्स आगे कंटिन्यू होते हैं तो हम उसमें होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं ताकि हम एक क्लिनिकल वे में पेशेंट को ट्रीट कर पाए। सेहत की डॉगशाला का अगला प्रश्न निकिता मैम से। मैम, आजकल बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। लाइक हम रोज देखते हैं रेगुलर एक नया इंस्ट्रक्टर आता है, एक नया इन्फ्लुएंसर आता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो आपने योगा को ही क्यों अपनी जर्नी बनाई, आपने क्यों उसे अपना करियर ऑप्शन चुना? ओके, सो ऋतिक, अगर बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो ये प्लान नहीं था। योगा मेरा करियर का ऑप्शन था ही नहीं। मैं मेरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है, ओके, एंड इंजीनियरिंग करने के बाद आई वाज वर्किंग इन इन्फोसिस इन मैसूर एंड पुणे, ओके, सो my job was running properly, but उसके बाद after I got married I had to move back to Bhopal and from like here मुझे कोई satisfactory IT में जॉब नहीं मिला because यहाँ पे काफी कम कंपनीज हैं, ओके, सो मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि अभी मुझे नेक्स्ट जॉब कहाँ पे करनी है या मुझे नेक्स्ट क्या करना है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्रेक लेती हूँ
एंड उस ब्रेक में आई वाज नॉट डिसाइडिंग कि मुझे करियर वाइज क्या करना है, बट मैंने सिर्फ सिंपली, क्योंकि मैं हमेशा से एक्टिव रहना मुझे पसंद था, तो मैंने एक ऐसे ही स्टूडियो ज्वाइन किया जहां मैं डांस करती थी 1 घंटे के लिए खुद के लिए ही, एंड जो मुझे थोड़ा बहुत टूटा फूटा योगा आता था मैं वो करती थी। तो वहां पे जाने के बाद जब मैं ऐसे, मुझे 6 महीने हो गए थे, आई वाज लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोफेशनली। सो वहां पे जब लोगों ने मुझे देखा डांस करते हुए, योगा करते हुए, तो वहां पे धीरे धीरे लोग मेरे साथ करने लगे, और एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आप प्लीज कुछ लोगों को गाइड कर दें या एक ऐसे ही सेशन ले लें, बिकॉज वहां पे उस दिन कोई ट्रेनर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने एक ऐसे ही सेशन लिया, एंड वहां नेक्स्ट डे मुझे पता चला लोगों को पसंद आया, एंड आई वाज लाइक ऑफर्ड फुल टाइम जॉब ओवर देयर कि आप योगा या डांस सेशन अगर लेना चाहते हैं तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। सो आई डिसाइडेड, आई गिव इट अ गुड थॉट, बिकॉज मेरा पूरा करियर आईटी का था, मैं इन्फोसिस में काम भी कर रही थी, एंड आई वाज गेटिंग फ्यू ऑफर्स आल्सो। तो वो पूरा एक 360 राउंड मारना एंड फ्रॉम स्क्रैच कोई दूसरी चीज स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था योगा करना, मुझे डांस करना भी बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं, और अगर मैं ये प्रोफेशनली करना चाहती हूँ, या मैं अभी तक तो मैं अपना लेवल तक करती थी, सो इफ आई एक्चुअली वांट टू टीच समबडी समथिंग देन आई शुड बी प्रोफेशनली licensed to do that. So while I was on break, I decided to go to Mumbai. वहां से मैंने TTC कोर्स किया मेरा योगा का। तब भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं सिखाने वाली हूँ, वो TTC कोर्स मैंने खुद के लिए किया, जस्ट टू गेन मोर नॉलेज अबाउट योगा। तो वो सारी ट्रेनिंग मेरी मुंबई में कंप्लीट हुई। वहां से वापस आके जब मैंने धीरे धीरे खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डालना स्टार्ट करे। 1-2 जगह मैंने कुछ कॉन्टैक्ट किया, एंड ऐसे करके एक क्लाइंट से 2 क्लाइंट से करते करते धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, और फिर मुझे भी लगने लगा कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। और ऐसे करके निकिता योगा निकेतन मैंने फॉर्म किया, एंड फाइनली आई एम फुल टाइम योगा कोच। मैंने अपनी जॉब फाइनली प्रॉपरली छोड़ दी थी। सो अभी के लिए योगा और निकिता, बस ये 2 ही चीजें हैं मेरे पास। सो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न रीनू मैम से। मैम, स्कूल एंड कॉलेजेस में प्रिंसिपल की पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस माना जाता है, बट मैम आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल है। मतलब आप इतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, आपका बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहता है, जैसे कि हम सभी को पता है। तो मैम वो एनर्जी, मतलब एक एनर्जी को मैम होल्ड करना एंड मैम नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ रहना, मैम आपकी एनर्जी का राज क्या है? मैम हमारी पूरी जनता जानना चाहती है। ऋतिक, पहले तो मैं बताऊं, लिटरली स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल आर कंसीडर्ड वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी टफ, एंड मैं भी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा टफ हुआ करती थी। बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू द पैजेंट 4 years बैक, जब मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया था, दैट टाइम आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट। इवन व्हेन आई वेंट इन द कॉम्पिटिशन, एंड वहां पर कोच मुझे बता रहे थे कि यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम, ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेंट शुड स्माइल ऑल द टाइम। तो मेरे लिए लिटरली उस टाइम पर हर वक्त स्माइल करना और वो बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना बहुत टफ था। बट जैसे कि वहां पर 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। अभी आप देख रहे होंगे, आई ऑलवेज स्माइल। तो अभी जब मैं अपने कॉलेज जाती हूँ या अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, तो आई इंटरेक्ट विद द सेम एनर्जी, विद द सेम स्माइल। और वहां पर अभी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आज के स्टूडेंट्स और पुराने टाइम के स्टूडेंट्स, बहुत जमीन आसमान का दोनों के अंदर डिफरेंस है। आजकल के स्टूडेंट्स पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगी इस डिजिटल एरा में है, और उनको आई थिंक कहीं ना कहीं सिलेबस के बाहर, बुक्स के बाहर बहुत नॉलेज है, राइट? जो हम टीचर्स को भी कभी कभी नहीं पता होता है, वो स्टूडेंट्स को पता होता है। इस समय पर वो अपने टीचर्स से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, या उनको इतनी ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। बट जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं इतनी सारी एक्टिविटी करते हुए, या कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को प्रेजेंट करते हुए, तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए एक आइडियल और एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ, जो कि मेरे काम को और भी इजी करता है। फिर उस वक्त मैं अपने स्टूडेंट से कुछ बोलती हूँ, कुछ समझाती हूँ, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि ये मैम जो बोल रही हैं उसका एंड रिजल्ट किसी ना किसी दिन निकलेगा। तो राइट, तो ये मुझे एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि माय स्टूडेंट्स यूज टू फॉलो माय वर्ड्स। जो मैं बोलती हूँ वो सुनते हैं। तो एक कहना चाहिए
कि एक इन्फ्लुएंसर की तरह वो मुझे देखते हैं, एक आइडियल पर्सनैलिटी की तरह वो मुझे देखते हैं। तो इस चीज का मुझे एडेड एडवांटेज है कि मैं इतने सारे काम करती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मेरे स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। और रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि हाउ आई मेंटेन ऑल द एनर्जी लेवल, कि मैं एक के बाद दूसरा काम और दूसरे के बाद तीसरा काम करती हूँ, तो इसका रीजन भी अगर मैं यही बोलूं कि जब आपको इतने सारे लोग फॉलो करने लगते हैं तो आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है, हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने का। आप कहीं जाते हैं, आपको अवार्ड मिलते हैं, आपको सम्मान मिलता है, आपकी इतनी तारीफ होती है, तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर मैं खुद डाल दी जाती है कि अब आपको हमेशा परफेक्ट रहना है, राइट। तो ये जो परफेक्शन वाला एंगल है, ये मुझे हमेशा इन्फोर्स करता है कि मैं आगे और भी अच्छा करूं। और अगर मैं अभी लास्ट ईयर 51 इन्फ्लुएंशियल वुमेन की कैटेगरी में थी, तो मुझे लगता है कि अब मैं 51 इन्फ्लुएंशियल वुमेन नेशनल लेवल पे करूं या उससे भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करूं। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक अवार्ड, अचीवमेंट्स और आपके साथ कितनी एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ बढ़ती ही जाती है। ये जो बढ़ती जाती है, जब तक मैं काम नहीं करूंगी, आई डोंट थिंक कि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाऊंगी। सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न दीप्ति मैम से। मैम, अकॉर्डिंग टू WHO हर 11 सेकंड में एक महिला की मौत होती है बच्चे की डिलीवरी के टाइम, और इसका रीजन पोषण की कमी है। तो एक महिला को मैम गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करना चाहिए और किस तरीके की डाइट मेंटेन करना चाहिए? ऋतिक, सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है गर्भावस्था से पहले उनकी हेल्थ कैसी है। जैसे कि हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, तो उसमें सिर्फ फैमिली प्लानिंग में कितने बच्चे होने चाहिए, किस तरीके से उनको रेस करना है, क्या कैसे हमारी बजटिंग होगी, ये सब चीजों के अलावा एक फीमेल की, एक औरत के शरीर की पहले कैसे हालत है, उस चीज के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, जिसको कि हम प्री प्रेगनेंसी तैयारी मतलब बोल सकते हैं। और जैसा आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं वो बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज बहुत देखने को मिलती है, बिकॉज वहां पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस या जागरूकता नहीं है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि अभी हमें हमारे शरीर की जो न्यूट्रिशन लेवल है या जो उनका सेहत है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तैयारी शुरू हो जाती है उसके घर से ही। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये भी एक बात आई थी कि घर का बचा हुआ खाना जो है वो फीमेल खा लेती है, बिकॉज वो वेस्ट नहीं करना चाहती। दूसरा सबसे एंड में खाती हैं, और जो भी मतलब ऐसी चीजें जो कि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसी भी तरीके से उनके सेहत में कोई एड ऑन नहीं कर रही हैं, वो सब चीजें उनको खाने में मिलती हैं बेसिकली। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक औरत को भी वही हक है जो कि एक मेल को है, और उसी तरीके से उनको अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सारे मैक्रोज, चाहे प्रोटीन हो, आयरन लेवल बहुत कम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और इवन लाइक अर्बन एरियाज में भी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी होता है। एंड देन उसके बाद जब आप इस प्रिपरेशन पे आ जाते हैं कि हाँ, अब हम क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं, कंसीव करने के लिए तैयार हैं, तब इस डिसीजन को लेना चाहिए। तो उसका एक रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए कि किन डेफिशिएंसी से एक औरत का जो शरीर है वो गुजर रहा है, और उसको करेक्ट करने के बाद ही कंसीव करने का चाहिए। तो ये एक मेरा मैसेज है सभी लोगों को जो देख रहे हैं कि सिर्फ गर्भावस्था के दौरान अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है, उससे पहले भी जरूरी है। और आपका जो क्वेश्चन है उसमें जैसे हम जानते हैं कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो 9 महीने की प्रेगनेंसी में 3 महीने के अलग अलग न्यूट्रिशन लेवल्स होते हैं। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा उनको हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी के सोर्सेज जैसे नींबू, संतरा, आंवला तरीके स्टार्ट करनी चाहिए। उनको धीरे धीरे इन चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे कि आयरन से रिलेटेड चीजें, हरे पत्तेदार सब्जियां जो है वो पहले लेना शुरू करना चाहिए। इसके बाद उनको कैल्शियम से रिलेटेड शुरू करना चाहिए, जिसमें दूध होता है,
तो भी हरी सब्जियां होती हैं, स्पेशली पालक और ये सब जो चीजें होती हैं, इनमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो उससे हड्डियों को मजबूती मिलती है और वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब बच्चा आपके गर्भ में है तो आपकी हड्डियों को भी उसका भार उठाना पड़ेगा। एक तो ये चीज है। दूसरा, आयरन की कमी की वजह से बहुत सारे महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है ड्यूरिंग लेबर, तो इसकी वजह से भी काफी सारे जो मॉर्टेलिटी रेट है या जो आपने बताया कि महिलाओं की डेथ हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान हमें रखना जरूरी है। और वो बहुत ही आसान है उसको मेंटेन करना। हमारे घर में गुड़ चना होता है, आप उसको यदि लेते हैं कंटिन्यू तो वो आपके आयरन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो फुटाने होते हैं वो कैल्शियम रिच होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि फॉलो करते हुए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जब सेकेंड फेज आता है, जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, 3 महीने का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पर प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ को भी शक्ति की जरूरत है और बच्चे को भी पोषण मिल रहा होता है। तो जितनी भी ज्यादा आप क्या कहते हैं प्रोटीन की क्वांटिटी ले सके। यदि आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्सेस पे जाएं, जैसे दाल है, अंकुरित अनाज है ना, सोयाबीन है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी, जिनको कि आप रेगुलरली लें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अच्छे से प्रोटीन खा लिया और कल नहीं लिया। ये एक रास्ता है जो कि आपको आगे तक फॉलो करना है। इसके बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पर भी हम लोग प्रोटीन और कैल्शियम से रिलेटेड चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और यदि उनका हीमोग्लोबिन कम है या उनको आयरन की कमी है, तो ये सब सप्लीमेंट्स भी हम साथ में दे सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप प्लानिंग करके चलेंगे कि पहले प्रेगनेंसी से पहले और फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका क्या कहते हैं जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो कि कुपोषण की वजह से महिलाओं में होता है, वो कम हो सकता है। तो महिलाओं को अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो आगे जिस बच्चे को जन्म देने वाली है उसकी भी जो सेहत है वो बनी रहे। और परिवार की धुरी हम महिला को बोलते हैं, तो उनको अपनी सेहत कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है आज के समय में महिलाओं को अपने घर में जानने के लिए। सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न निकिता मैम से। मैम, हम सबको मालूम है योगा के बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड वो क्यों हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बट मैम हमारे साथ एक चीज़ होती है, हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं बट हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो मैम ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और हम खुद को कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हैं? ओके, सो एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड मैं खुद भी इस चीज के थ्रू निकलती हूँ, क्योंकि एज अ कोच इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी बॉडी पे ध्यान नहीं देना है या मुझे अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी है, राइट, या मेरे को अपने खाने का ध्यान नहीं देना है। सो मुझे भी अपने लिए, खुद के लिए कंसिस्टेंट रहने के लिए एक प्लान को फॉलो करना होता है। तो मेरे हिसाब से जो एक चीज है, अगर आप इस चीज का ध्यान रखें तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। वो मैंने अपनी लाइफ से भी सीखा है कि सबसे पहले ये देखें कि आप जो करने जा रहे हैं क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर आप योगा की बात करें, आप कह रहे हो कि ओके ये हमें सबको करना चाहिए, राइट, बट अब करना चाहिए, कुछ कहेंगे कि हमें योगा में इंटरेस्ट नहीं, बोरिंग लगता है, या हम 1-2 क्लास गए हमें नहीं समझ में आया, बट करना तो है क्योंकि इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो उसका एक तरीका ये है कि आप सही कोच ढूंढें, सही क्लास ढूंढें, क्योंकि योगा के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सो अलग अलग एज के हिसाब से हो सकता है कि आपको किसी को एक फॉर्म थोड़ा समझ आ रहा है, किसी को दूसरा समझ आ रहा है। तो अगर आपको एक क्लास बोरिंग लग रही है सो स्विच कर लो। तो सही टीचर और सही क्लास ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो ढूंढ लिया, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो ये कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रखनी पड़ेगी, आप खुद से जाओगे, क्योंकि यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग विच इंटरेस्ट यू, राइट। सो आप खुद से उठोगे और खुद से क्लास जाओगे। सेम मेरे साथ है, मैं सुबह सबसे पहले मेरा जो सेशन होता है वो मेरा खुद का होता है। और कहते हैं ना, जब तक आपके सर पे कोई ना हो आप नहीं करते हो कुछ, तो बस वही चीज है। मैं सिखाती हूँ योगा, लेकिन जब मैं खुद की प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं मेरे ऊपर जो और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं मैं उनसे सीखती हूँ। वो बकायदा मुझे पता है कि वो क्या करा रहे हैं, लेकिन जब वो कराते हैं और उनका जो तरीका है वो अगर मुझे समझ आता है, दूसरा मुझे वो इंटरेस्ट है मुझे उसमें, तो मैं डेफिनेटली खुद उठती हूँ। मैं 4 बजे उठती हूँ ताकि मैं अपना सेशन कर पाऊँ और मैं अपनी बाकी की क्लासेस कर पाऊँ। तो ये कंसिस्टेंसी मेरी तब मेंटेन हुई जब मुझे वो क्लास में इंटरेस्ट आया। तो आप ऐसी क्लास ढूंढें, आप ऐसा कोच ढूंढें जो आपको
धक्का मारे नहीं, जबकि वो आप खुद उसके पास आओ कि नहीं मुझे आज मेरी क्लास करनी है, या आज मुझे अपने कोच से मिलना है, उससे नहीं मिली हो या मैंने क्लास नहीं करी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो दिस इज समथिंग जो एक बहुत छोटा सा रूल है, ढूंढो। और आज इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही काफी सारे, जैसे आपने कहा इतना सारा कंपटीशन है, अब इतना सारा कंपटीशन है तो फायदा उठाओ उसका, इतने सारे टीचर्स हैं, कोई बात नहीं, 1 महीना लो, एक क्लास इसका अटेंड करो, दूसरा उसका अटेंड करो, देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, जरूरी नहीं है, मेरे पास भी लोग आते हैं कहते हैं कि इतना नहीं समझ आ रहा है, मुझे जिम करना ज्यादा अच्छा लगता है या मुझे रनिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन अगर मेरे पास कोई इंसान आता है और कहता है उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई ऐसी चीज है जो योगा से काफी उसको बेनिफिट मिलेगा, तो मैं अब उसका सीक्वेंस इस तरीके से प्लान करती हूँ कि उसमें उसको मजा भी आए एंड दूसरा उसकी जो कंडीशन है मेडिकल वो भी सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब बैठता है, जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, तो फिर आपको कंसिस्टेंसी इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ जैसे हैव टू शो अप, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दें, तो बस फिर उतना ही काम बचेगा आपका कि बस क्लास में आ जाओ, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सो ये चीज आप अपना सकते हैं अगर आपको एक्चुअली योगा स्टार्ट करना है तो। सो फाइंड अ गुड टीचर। सो इंटरवल का टाइम हो चुका है, अब हम एक फन एक्टिविटी करेंगे। तो हमारा जो फन एक्टिविटी का जो पहला प्रश्न है वो रीनू मैम से है। मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही कॉलेज में गए हो एंड किसी ने आपको ही स्टूडेंट समझ लिया हो? एक्चुअली यस, ऐसा एक बार ये मैं बताऊंगी। मेरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन का की एक कहानी है। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इन 2012, सो मैंने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। इट वाज अराउंड 78 kgs एंड उसके बाद मेरी बेबी हुई और मैं लगभग 1 ईयर से के लिए मैंने कॉलेज से ब्रेक लिया हुआ था। एंड आफ्टर दैट जब मैंने कॉलेज को वापस जाकर ज्वाइन किया, तब मेरा वेट काफी रिड्यूस हो गया था। मैं फैट टू फिट हो गई थी एंड आई वाज बैक इन शेप 1 ईयर में, एंड दैट टाइम आई वाज 63 kgs. So my principal was that time I was working as associate professor. So जो मेरे प्रिंसिपल थे, मैं वापस से ज्वाइन करने के लिए कॉलेज में गई एंड मैं उनके ऑफिस के बाहर खड़ी एंड आई सेड कि मे आई कम इन सर? ही सेड नो नो, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड राइट नाउ, आप 5 बजे के बाद आइए। Excuse me sir? Then he said oh sorry ma'am, it was you. मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कोई स्टूडेंट आया हुआ है मुझसे मिलने। तो ये एक इंसिडेंट था जो कि मुझे आज तक याद है कि एक बार भी मुझे ऐसा एज अ स्टूडेंट मिस अंडरस्टूड किया गया है। और बाय द वे आई एम 5'7" और मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी है, तो मैं स्टूडेंट तो खैर कभी लगती भी नहीं हूँ, बट वंस इट हैपेंड एक्चुअली। सो हमारा अगला प्रश्न है दीप्ति मैम से। मैम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बढ़िया किसी शादी में गए, समोसे चाट वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, कोई आपके पास आके बोलता है मैम प्लीज मुझे डाइट प्लान बता दीजिए? तो ऋतिक, ऐसा मेरे साथ एक्चुअली में बहुत बार हुआ है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ डाइट चार्ट पूछ रहा हो, बल्कि ऐसा होता है कि यदि मैंने हाथ में कुछ खाने के लिए लिया है, समथिंग गुलाब जामुन, आइसक्रीम और या कुछ भी ऐसा, सो पीपल स्टार्ट लुकिंग एट मी कि ये डाइटिशियन होके खुद की ये सब चीजें कैसे खा रही है, राइट? तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और इवन रिसेंटली भी हुआ है कि मैं गई हूँ और लाइक पीपल सराउंड्स मी कि अरे आप खुद ये खाते हो, लोगों को आप कैसे बताते हो, और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे लिए ये बहुत मतलब थोड़ा सा एम्बेरेसिंग सिचुएशन पहले होती थी, बट नाउ आई टेक इट एज अ फन। एंड मैं उनको ये बताती हूँ कि अपने आप को ट्रीट करना भी तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जब डाइट वर्ड पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा मतलब एक सर्किल बन जाता है कि अब हमें बॉईल खाना पड़ेगा, अब हमें ऐसा खाना पड़ेगा जो कि मतलब हमें टेस्टी नहीं लगेगा। तो डाइट फूड कैन बी डिलीशियस, और जो भी चीजें आप खा रहे हैं यदि आप उसको मॉडरेशन में लेते हैं तो वो कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। एंड दैट इज द मेन थिंग कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारी डाइट को इतना एंजॉय करते हैं, बिकॉज हम उनको खिला के उनका वेट कम करते हैं एक्चुअली, और उनको बीच बीच में ट्रीट मील्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी पिज्जा नहीं खा सकते या आप कभी कुछ और एंजॉय कर सकते, बट मॉडरेशन में लीजिए। तो ये चीज बहुत हुई है मेरे साथ, और मैं उसको अब मतलब एक तरीके से बैलेंस करना सीख गई हूँ।
तो हमारा अगला प्रश्न है निकिता मैम से। मैम, योगा में बहुत सारे आसन होते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को वज्रासन करने के लिए बोला हो एंड उसे समझ नहीं आया, उसने गजरासन कर लिया हो? आपको पता है ऋतिक, मैं अगर बोल रही हूँ और मैं दिखा भी रही हूँ तब भी लोग कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो ऐसा बहुत होता है। बट कोई बात नहीं, मेरा काम सिखाना ही है, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ। सो इंटरवल अभी ओवर होता है, अब हम एक रैपिड फायर राउंड रखेंगे। मैं आप तीनों से 3-3 क्वेश्चन करूंगा। तो पहले हम रीनू मैम से स्टार्ट करेंगे। सो पहला प्रश्न है रीनू मैम से। मैम, बेस्ट थेरेपी टू मैनेज स्ट्रेस? स्लीपिंग। एज पर माई एक्सपीरियंस, जब भी मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आई प्रेफर स्लीपिंग की। ज्यादा स्टडीज हैं, ज्यादा स्ट्रेस है, मैं सारा काम छोड़कर सो जाती हूँ। दैट इज माई स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी। स्लीपिंग इज द बेस्ट वन। मैम, आपकी जर्नी का फेवरेट पार्ट? ओके, मेरी जर्नी का फेवरेट पार्ट जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्रोफेसर टू ब्यूटी क्वीन, जब मुझे लोग बुलाने लगे एंड जब आई वाज कंसीडर्ड कि एक आप कुछ नहीं से आप कुछ बन जाते हैं, वो एक फीलिंग मेरी पूरी जर्नी का बेस्ट पार्ट रहा है। मैम, हु इज योर इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन वैसे तो सुष्मिता सेन रही हैं हमेशा से। मैं इंस्टाग्राम पे एक भी दिन नहीं होता जब उनका पेज ना फॉलो करूं। तो बचपन से ही आई डोंट नो 94 में जब उन्होंने मिस वर्ल्ड जीता था, मिस यूनिवर्स जीता था, तब से वो मेरी फेवरेट रही हैं और आज भी मैं उनको फॉलो करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दीप्ति मैम से। मैम, व्हाट डू यू प्रेफर, जिम और 30 मिनट्स ऑफ वॉक? तो बेसिकली मैं 30 मिनट्स ऑफ वॉक प्रेफर करती हूँ, और जिम में रेगुलर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, बट अभी आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट योगा एज वेल विद निकिता। ओके मैम, हमारे सेमी अर्बन एरियाज में, मतलब जो हमारी खुद की ऑडियंस है मैम, वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं आज भी यही माना जाता है कि एक बैलेंस डाइट, दाल चावल रोटी सब्जी होती है, वो एक बैलेंस डाइट होती है, उसमें आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो ये क्या सच बात है मैम? क्या इसी को एक बैलेंस डाइट कहा जाता है? नहीं, ये एक गोल स्पेसिफिक होता है, जिसके जैसे गोल है या जिसका जैसा बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंगली। किसी को कार्ब ज्यादा चाहिए होते हैं, किसी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। तो दाल चावल रोटी सब्जी अपने आप में ऐसे तो देखा जाए एक फुल प्लेट है, लेकिन उसको हम बैलेंस डाइट कंसीडर नहीं कर सकते। मैम, क्या ग्लूटेन फ्री फूड सच में हेल्दी होते हैं? मतलब लोग बोलते हैं ग्लूटेन मत खाओ, आप हेल्दी रहोगे, बट किसी को पता नहीं है रेगुलर मैम ग्लूटेन ही खा रहे हैं। तो एक क्या ये मिथ है या ऐसा सच है? ये बिल्कुल मिथ है, बिकॉज ग्लूटेन जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है जिनको कि ग्लूटेन से कोई एलर्जी है। ठीक है, हम लोग हमारी डेली की डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में ग्लूटेन लेते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड भी है। सिर्फ उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है जिनको कि ग्लूटेन से कोई एलर्जी है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती कि ग्लूटेन फ्री किसी पैकेट पे लिखा है तो वो हेल्दी है। सो निकिता मैम से, मैम बेस्ट प्लेस फॉर योगा, ग्राउंड या फिर होम? ग्राउंड, डेफिनेटली। ओके, ग्राउंड। मैम, विटामिन डी का बेस्ट सोर्स? सो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स हमें पता है, सन। और अब ये कब लेना चाहिए उसका भी बहुत अच्छा सा आंसर है। क्यों देखना है कि इस टाइम से इसी टाइम आपको जाना है? आप ये कोशिश करो, क्योंकि आज के टाइम पे हम बाहर निकलते ही नहीं है, करेक्ट, सब डेफिशिएंट है। तो जब आपको टाइम मिले, फॉर एग्जांपल कार को थोड़ा दूर पार्क कर दो आपके ऑफिस से, वॉक करके जाओ, उतनी देर आपको मिला सन। ओके, सेकेंडली अगर आप योगा कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा ग्राउंड, तो आउटसाइड अगर पॉसिबल है तो बाहर जाके करें। ठीक है, सो ऐसे करके अगर आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में अगर आप सन लेंगे तो ना तो उसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट होंगे, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली करके आपको विटामिन डी भी मिलता जाएगा। मैम, आपका फेवरेट खाना जिसके लिए आप कभी मना ही नहीं करते? घर का खाना, सब्जी रोटी दाल चावल, जो कि दीप्ति के हिसाब से पूरा खाना नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये प्लेट अगर मुझे कोई खाना बना के गरम गरम दे दे तो मैं बाहर का खाना एकदम अलग रखती हूँ, मुझे घर का खाना काफी पसंद है। सो हमारा रैपिड फायर राउंड यहीं पे खत्म होता है। अब हम फिर से हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न रीनू मैम से। मैम, कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बट जो लोग कम पानी पीते हैं मैम, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं?
देखिए, पहले तो पानी भी हमें बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का 60% लगभग पानी से बना हुआ है। जी। और वाटर के बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारी नई सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी कई बॉडी ऑर्गन्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, कई न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। बॉडी के जितने भी हार्मफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन सबको फ्लश आउट करने के लिए वाटर को हम यूज करते हैं। या साथ ही वाटर जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं वाटर के, जो वो बॉडी में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम लोग वाटर नहीं पीते हैं तो क्या होगा? जो इम्पोर्टेंस मैंने बताई वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जैसे कि लुब्रिकेंट का भी काम करता है बॉडी में वाटर। तो वो सारी कहीं ना कहीं बॉडी डिफिशियंसीज फेस करने लगेगी। हम जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग टॉयलेट जाते हैं और जितने ज्यादा वाटर के साथ हम लोग उसको फ्लश करते हैं उतना ही ज्यादा क्लीन हो जाती है। उसी तरीके से हम अपने बॉडी को भी कंसीडर करें कि हमारी बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं जिसको फ्लश करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। बट इसके साथ साथ अभी मैंने कुछ और भी स्टडी की है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं 3 से 4 लीटर पानी पी लो, और उसके चक्कर में हम ज्यादा पानी पीने लगते हैं। तो हम इतना भी पानी ना पिए कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको रीएब्जॉर्प्शन होकर के बॉडी में वापस आना है वो भी कहीं ना कहीं यूरिन के थ्रू फिल्टर हो जाए। तो इसलिए एक करेक्ट अमाउंट में वाटर लेना बहुत जरूरी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग वाटर का इंटेक होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग 2.5 से 3.5 लीटर पानी भी अगर पर डे ले रहे हैं एज अ फीमेल्स तो वो काफी अच्छा है हमारे लिए। और एज अ मेल 3 से 4 लीटर पानी भी सफिशिएंट है। हमें ज्यादा पानी भी नहीं लेना है कि हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स भी यूरिन के साथ में निकल जाए। सो सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न दीप्ति मैम से। मैम, कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दही डाइजेस्ट नहीं होते, पचते नहीं हैं, बट एक बैलेंस डाइट में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैम उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस हम इसको बोलते हैं, जिसको कि मिल्क में जो शुगर का फॉर्म है लैक्टोज, वो उससे एलर्जी हो जाती है। इट्स लाइक कि उससे इंटॉलरेंस होती है और उसके काफी सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, गैस बनना, इसके साथ साथ कई लोगों को वॉमिटिंग, डायरिया भी होता है। और इस तरीके के यदि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मन से इस चीज को मत डिसाइड करिए कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। ये कुछ टेस्ट के बाद ही डिसाइड हो सकता है कि ये जो गैसियस इश्यूज हो रहे हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं उसके पीछे क्या रीजन है। तो एक तो ये पार्ट है। जब ये डायग्नोस और ये कंफर्म हो जाए कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर हम जो मिल्क का ट्रू फॉर्म है उसको यूज नहीं करके ऑल्टरनेटिव प्रोटीन के सोर्सेज और कैल्शियम के सोर्सेज पे जाते हैं। जैसे कि आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, आप घर में बना फ्रेश दही भी कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके अलावा सोया जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, तो सोया का मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं। दैट इज पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपना जो सोया मिल्क है वो मार्केट से ही ले रहे हो, उसकी रेसिपीज भी अवेलेबल होती हैं जो आप घर में भी बना सकते हो। और जब हम देखते हैं कि कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के लिए हमारे पास अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पालक इज वेरी हाई इन कैल्शियम, ब्रोकली इज वेरी हाई कैल्शियम, और जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं जितनी भी, उसमें भी कैल्शियम काफी हाई होता है, जैसे कि चना। तो आप उनको अंकुरित करके भी ले सकते हो, आप उसको रोस्ट करके भी ले सकते हो। रीनू यादव मैम ने अभी बताया था कि वो मखाना लेती हैं। मखाना इज ऑल्सो वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सेहत की टॉकशाला का अगला प्रश्न निकिता मैम से। मैम, अब तो हमारी गवर्नमेंट भी टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, बट हमारे फिटनेस ट्रेनर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स लोग बहुत पहले से इसे प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग देके। तो मैम आपको क्या लगता है टेली हेल्थ ने मैम लोगों की लाइफ आसान बनाने में कितनी हेल्प की?
बिल्कुल ऋतिक, मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ और लोगों को अभी भी ये बहुत बड़ा डाउट है कि नहीं ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। सो आप ये देखिए कि सर्कमस्टेंसेस क्या है आपके लिए, अभी दोनों में से क्या अवेलेबल है। अगर ऑफलाइन है डेफिनेटली इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या अगर कोविड के टाइम पे हम ऑनलाइन नहीं जाते तो ये जितने लोगों से अभी आज हम जुड़े हुए हैं ये नहीं होता पॉसिबल। तो उसकी वजह से हमारे पास जो हम दुनिया भर से अभी जुड़े हैं और इतना दूर होके भी हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, लोग हमारी हेल्प कर पा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। और वो जो डिप्रेशन वर्ड यूज किया गया था कि कोविड में बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, तो आप सोचिए कि अगर ये ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो हम क्या करते फिर। ठीक है, सो आप देखें जैसे कि अब मैं क्लासेस दोनों लेती हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं उनका कॉल आता है, आज भी अभी फिजिकली अवेलेबल है उनके पास उनकी सिटी में, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको कोच देखना है, आपको क्लास देखना है कि आपको क्या पसंद आ रही है। तो आज भी जो लोग बाहर जा चुके हैं भोपाल से, वो मेरे साथ ऑनलाइन योगा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जुड़ चुके हैं, तो अब उनके लिए ये अवेलेबल नहीं होता अगर ये ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं होते। राइट। सो हमारे सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चैप्टर हमारी पब्लिक के लिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। जैसे हमारी रीनू मैम ने बोला कि एक एनर्जी को मेंटेन कैसे किया जाता है, एक हेल्दी डाइट कैसे फॉलो की जाती है, कंसिस्टेंट कैसे रखा जाता है, वैसे ही हमारी दीप्ति मैम ने बोला कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। अगर आपका गोल सिर्फ एक फिट बॉडी है तो घर का बना दाल चावल रोटी सब्जी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, अनटिल एंड अनलेस आपके गोल्स जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग ना हो। एंड जैसा हमारी निकिता मैम ने बोला कि योगा क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है एंड उन्होंने उसको क्यों अपना करियर ऑप्शन रखा, वो इस फील्ड में कैसे आई एंड ये क्यों इतना बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। एंड आप हमारी पुरानी वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के भी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वायरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ सेहत की टॉकशाला के नेक्स्ट चैप्टर में। फिर मिलते हैं, बाय।